तो स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा कि प्रकृति में 4 तरीके के मूल बल पाए जाते हैं। उनमें से 2 मूल बलों का मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, एक वैद्युत बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बल हैं, लेकिन हम इनका आज कंपैरिजन करेंगे, इनकी तुलना करेंगे कि ये इन दोनों बलों में क्या तुलना की जा सकती है, ये किस प्रकार से समान अथवा असमान हो सकते हैं। तो आपको ये पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा करूंगा कि हम सब ने ये जाना है कि पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और वैद्युत बल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कूलॉम ने ये बताया कि जब हमारे पास 2 आवेश होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उनके परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बात बहुत पहले ही संज्ञान में आई, ये बहुत पहले ही सिद्ध हुई कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, अर्थात आवेशों के बीच बल विद्यमान होता है। वो किस प्रकृति का होगा, ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम तुलना करें कि किस प्रकार से हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम यहीं से शुरू करेंगे कि जो हमारा वैद्युत बल है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। जो हमारे पास वैद्युत बल है वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो आकर्षण के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण के भी हो सकते हैं। आपको पता है सजातीय आवेश जब होंगे, जब एक जैसे आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो हमारे पास सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, सजातीय से मेरा मतलब है कि धन और धन आवेश या ऋण या और ऋण आवेश, तो धन धन को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण ऋण को प्रतिकर्षित करेगा। जो हमारे पास विजातीय आवेश होंगे उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, अर्थात जब भी धन और ऋण आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण लगेगा। ये वैद्युत बल की गुण में आता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी प्रतिकर्षण नहीं हो सकता, इसकी प्रकृति केवल आकर्षण की ही होगी। ये हमारे पास एक अंतर हो गया इन दोनों बलों में। दूसरी चीज हमने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में, आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें, कि जो हमारे पास वैद्युत बल होते हैं वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करते हैं। अगर हम उन आवेशों को निर्वात में रखें, निर्वात के बाद उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल बदल जाता है। यानी कि ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये किसी भी दशा में माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये द्रव्यमान चाहे जिस माध्यम में रखे जाएंगे उनके बीच बल जो होता है वो निर्भर करता है केवल द्रव्यमानों के परिमाणों पर और उनके बीच की दूरी पर। तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये भी एक हमारे पास अंतर हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो हमारे पास वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल जो होता है वो प्रबल बल है। इसकी जो इंटेंसिटी है ये काफी ज्यादा होती है अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना करें। हमने यहां तक देखा है कि ये प्रबल बल है और ये दुर्बल बल है, और इसकी प्रबलता जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये दुर्बल बल है। इसकी जो प्रबलता है, जो हमारे पास वैद्युत बल है, इसकी प्रबलता अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में देखें कि अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा ये 10 की घात 43 गुना अधिक बड़ा होता है। और अगर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की अगर हम तुलना करें तो लगभग 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। अर्थात हम ये अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास वैद्युत बल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो काफी प्रबल होता है, इंटेंसिटी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से काफी ज्यादा होती है। तो ये मेन डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बीच में। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करने जा रहे हैं इसके बारे में इस चैप्टर में आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन
हमारे सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश जब आता है तो वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको सरल भाषा में हम यूं समझ सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है, और जब उस क्षेत्र में कोई भी आवेश आएगा तो कूलाम के नियम से उस पर एक बल लगेगा। अब वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो जितने क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से बात करेंगे। हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखें और आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलेगा। बात मेरी समझिए कि अगर वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखते हैं और वो आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वो बल की दिशा में चलने लगेगा। लेकिन अगर उस पर बल की दिशा लगातार बदलती रहे, अगर हम उस आवेश पर बल की दिशा को लगातार बदलते रखें तो वो सीधी रेखा में न चलकर एक वक्राकार मार्ग पर चलने लगेगा, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, इस प्रकार हमको ये पूरा पता चला कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के जो चलने की दिशा होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र धन आवेश के चलने की दिशा होती है, उसे हम उस मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम पूरी तरीके से परिभाषित करते हैं वैद्युत बल रेखाओं को कि वैद्युत बल रेखा की हम वास्तविकता में परिभाषा क्या लिखें। तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा अगर हमको देनी होगी तो हम यूं कहेंगे कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत धन आवेश चल सकता है। यहाँ थोड़े से टिपिकल वर्ड आपको लग रहे होंगे, स्वतंत्र, पृथक्कृत। स्वतंत्र मीन्स फ्री, इंडिपेंडेंट, और पृथक्कृत का मतलब आइसोलेटेड। अगर सीधी भाषा में हम उसको कहें तो उसी परिभाषा की ओर हमको जाना होगा कि किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को जो वैद्युत क्षेत्र में अडॉप्ट करता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र धनावेश का मार्ग होता है वही वैद्युत बल रेखा कहलाता है। इसके लिए 3 चित्रों के माध्यम से मैं आपको कुछ स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले इस गोले में हमने एक धनावेश की कल्पना की है। इस धनावेश के समीप जब कोई दूसरा धनावेश आता है तो निश्चित रूप से ये उसको प्रतिकर्षित करेगा और वो इधर चला जाएगा। अगर यहां पर कोई दूसरा धनावेश आता है तो ये वाले धनावेश गोले के भीतर के द्वारा उसको भी प्रतिकर्षित किया जाएगा और वो इस मार्ग पर चले जाएंगे। यानी कि एक ये बल रेखा हो जाएगी, ये बल रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर अगर कोई धनावेश पहुंचता है तो उसके लिए इसके द्वारा सीधे सीधे बल इधर की ओर लगा दिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस गोलीय धनावेश के कारण चारों ओर कहीं भी धनावेश के आने पर त्रिज्यतः एक बल लगाया जाएगा जो सीधे उसको प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार से हमको इस धनावेशित गोले के कारण बाहर की ओर त्रिज्यतः सीधी सीधी बल रेखाएं प्राप्त होंगी जिनको हमने एरो के द्वारा दिखाया भी है। अब हम यहाँ पर उसकी जगह पर एक ऋण आवेश ले लेते हैं गोले में। अगर हम ऋण आवेश को गोले में लेंगे तो घटना ठीक विपरीत होगी धनावेश के। जहां धन आवेश ने धनावेश को प्रतिकर्षित किया था वहीं ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करेगा और सब कुछ वही होगा। बस यहां पर जब कोई धन आवेश आएगा तो ये ऋण आवेश उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे सीधे त्रिज्यतः। यहां पर आने पर इधर की ओर, इधर से आने पर इधर की ओर, इधर से आने पर इधर की ओर। इसलिए ये बल रेखाएं त्रिज्यतः उस गोलीय ऋणावेश के भीतर की ओर दिशा लिए हुई होंगी। बाकी हमारे पास ये देखना है कि धन आवेश में बाहर की ओर जा रही थी और ऋण आवेश में भीतर की ओर आ रही थी। एक तीसरी हमने स्थिति यहां ली है जब एक धन और एक ऋण दोनों आवेश ले लिए हैं। तो आप देखें, धन की वजह से इधर की तरफ जितने भी धनावेश यहां पर आएंगे वो बाहर इधर चले जाएंगे, इधर प्रतिकर्षित करेंगे। ये बल रेखाएं इधर की ओर क्रमशः चलती चली आएंगी। लेकिन यहां ये ऋण आवेश है और धन आवेश इधर है। हमको पता है कि धन और ऋण आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। तो एक बल रेखा यहां से इधर की ओर चलेगी, इधर की ओर चलेगी, इधर की ओर चलेगी। लेकिन
ये ऋण है, तो इसके बाहर जब कोई धन आएगा तो वो उनको आकर्षित करने के लिए इधर की तरफ बल रेखाएं बनेंगी। इसका मतलब ये जो बल रेखाओं का पैटर्न है एक धन और एक ऋण आवेश के लिए यहाँ पर प्रदर्शित है। तो हम वैद्युत बल रेखाओं को अलग चित्रों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जहां पर हम दोनों धन आवेशों को ले सकते हैं, दोनों ऋण आवेशों को ले सकते हैं, तो उनको हम स्पष्ट रूप से समझकर बना सकते हैं। अब मैं आपको इन वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणों के बारे में बता दूं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्रायः धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आप देख सकते हैं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और बल रेखाएं जो वैद्युत बल रेखाएं हमारी हैं, उनके किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, अगर हम बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींचें, तो उस टेंजेंट लाइन का जो दिशा होगी वो ये बताती है कि उस बिंदु पर जो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या है। यानी कि हम उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा ड्रा करें, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी ये इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा जाता है कारण के लिए कि क्या कारण है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका उत्तर यही सुन लीजिए कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि जहां भी वो काटेंगी उस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जैसे ये बल रेखा और ये बल रेखा एक दूसरे को अगर काट दे तो इस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात इस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्राप्त होने लगेंगी, जो कि संभव ही नहीं है। इस कारण से कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और कुछ प्रकार की हमने वैद्युत बल रेखाओं के पैटर्न को भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से जुड़ूंगा, फिर से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपने लास्ट वीडियोस न देखे हो तो इसको कनेक्ट करने के लिए प्लीज पीछे के वीडियोस जो हमारे बने हुए हैं उनको आप जरूर देखें।